जब तक ये जहर जो है जिहादिज्म का, उसको खत्म नहीं करेंगे, आपको इस पूरी समस्या का हल नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में RSN सिंह आपको बताएंगे किस तरह इस समस्या से आप समाधान पा सकते हैं। अगर भारत सरकार इनके बताए हुए रास्ते पर चले तो इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। तो देवियों और सज्जनों, देखिए 89 से पुलवामा तक एक ग्लोबल जिहाद का सफर चला। 89 में ग्लोबल जिहाद हमारे मुल्क में आया, कश्मीर में एंटर किया। वो आया नहीं, उसको बुलवाया गया था, और उसको लाने वाला बुलवाने वाला कोई नहीं था बल्कि एक भारत का गृह मंत्री था जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। सारा कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ, और आपको मालूम है किस तरह से अपनी पुत्री का उन्होंने अपहरण करवाया, और उसके बाद ये सिलसिला पूरा ग्लोबल जिहाद का शुरू हुआ। वो एक ऐसा वक्त था कि जो जिहादी मिजाज जो था वो बिल्कुल उफान पे था, क्योंकि इन्होंने सोवियत यूनियन की जो सेना थी उसको अफगानिस्तान से पीछे लौटने पे, विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। और हमारे अमेरिकी भाई जिन्होंने ये पूरी ग्लोबल जिहाद की जो फैक्ट्री तैयार की थी, उन्होंने ये सही नहीं समझा कि इस फैक्ट्री का कुछ हिसाब भी लिया जाए जाने से पहले। वो उसी तरह से छोड़ गए। उन्होंने सोचा कि ज़ियाउल हक को मरवा देने से शायद ये जिहाद की किताब अपने आप बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को एक नया असला मिल गया, और उसने ये सोचा कि ये जो जिहादी, ये ग्लोबल जिहाद का असला जो है, जो हथियार है, ये सुनहरा मौका है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का और कश्मीर हासिल कर लेने का। उस समय मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने एक सुपर पावर को किस तरह से विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। तो जितने इस्लामिक दुनिया जिसे कहते हैं, उसमें एक बड़ा जुनून सा था, एक बड़ा अभिमान, और उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में ये 2-4 महीने की बात है, ये ग्लोबल जिहादी जाएंगे और हिंदुस्तान जो है वो कैपिचुलेट कर जाएगा, घुटने टेक देगा। लेकिन उनका गणित गलत था। वो आज भी मुकाबला जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 2 दशक 3 दशक में ग्लोबल जिहाद का जो वेट जो है वो पूरा हिंदुस्तान की तरफ था, और हमने अगर ये शॉक एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो पता नहीं कितने 9-11 पूरी दुनिया में हो गए होते। हमारे यहां ग्लोबल जिहादीज, ये चेचन साए, उज़्बेक साए, पठान साए, आज भी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ग्लोबल जिहाद की लड़ाई है। तो वो यहां से आए, और उनका जो वहशीपन था इन सारे ग्लोबल जिहादियों का, उन्हें न हिंदुस्तान से प्रेम, न कश्मीरियों से प्रेम, और उस वहशीपन में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहर ढाला। वहां की कश्मीरी समाज पे कहर डाला, औरतों पर खास करके कहर डाला, और वो कहर अब भी जारी है। कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया,
और उस कहर से हमारी जो कुछ हमारे जो कश्मीरी हिंदू माँ और बहनें थीं, उनका इज्जत बचा, काफी हद तक वो लोग महफूज रहे। बड़ा वो दुखदाई ही हिस्सा था, अभी भी है, एक हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा दुखदाई चैप्टर है। लेकिन कहते हैं कि दुख में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है, तो ये एक अच्छाई उसमें छुपी हुई थी कि वो वहशियों का शिकार नहीं बन पाए। और उस समय फिजा में इस तरह की घृणा थी, इतनी हिंसा थी कि वहां के तमाम लाउड स्पीकरों से कश्मीर घाटी के ये कहा जा रहा था कि आप अपने बहू बेटियों को यहीं छोड़ दो और आप यहां से जा सकते हो। पुष्पेंद्र जी बताते हैं कि एक छात्र अपने स्कूल के टीचर से भी उसने दुर्व्यवहार करना गलत न माना। मैं दुर्व्यवहार जब कह रहा हूं तो ये उतना कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, बाकी आप सब समझ सकते हैं। तो देवियों और सज्जनों, मेरा यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक मुस्लिम भट्ट हिंदू भट्ट की बहन से दुर्व्यवहार करना उचित समझा? ऐसा कैसे हुआ कि एक मुस्लिम मट्टू अपने हिंदू मट्टू को वहां से पलायन करवाना या उसको वहां से निकासित करना उसने ठीक समझा? ये आखिर हुआ कैसे ये, और इसका क्या उन्मूलन है? तो देखिए, जब तक आप डी रेडिकलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक ये पूरी ये जहर जो है जिहादिज्म का, उसको खत्म नहीं करेंगे, आपको इस पूरी समस्या का हल नहीं मिलेगा। हर देश अपने अपने तरीके से डी रेडिकलाइजेशन कर रही है। आपने देखा होगा कि चीन ने कई कदम उठाए हैं, दाढ़ी बैन कर दिया है, बुर्का बैन कर दिया है। आप सबको मालूम है कि वहाँ पे मस्जिदों में उन्होंने एक नंबर स्टिपुलेट कर दिया है कि एक बार में 5 आदमी से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स खोले हैं। ताजिकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो कि इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री है, उसने भी ये बुर्का और ये दाढ़ी ये सब बैन कर दिया। कहते हैं कि वो ताजिक कल्चर के खिलाफ है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं क्योंकि चाइना ऐसा कर रहा है इसलिए हमको उसको फॉलो करना है, क्योंकि ताजिकिस्तान इसको कर रहा है इसलिए फॉलो करना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का प्रिंस सलमान चेंजेस ला रहा है इसलिए हमको चेंजेस लाना है। इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, ना मेरा ये उद्देश्य है, क्योंकि हमें अपना नैरेटिव खुद बिल्ड करना होगा। लेकिन मैंने आपको कश्मीर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का सर है, और अगर सर में अगर बीमारी हो जाए तो सारा का आपका बॉडी जो है वो एफ्लिक्ट होना शुरू होता है। और ये देखिए, ये सर की बीमारी के कारण क्या क्या हुआ। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उसके पहले उरी हुआ, पार्लियामेंट हुआ, 26/11 हुआ, देश के कई हिस्सों में धमाके हुए, सभी जगह जाने गई, और उसका परिणाम क्या हुआ? माओवादियों और जिहादियों का गठजोड़ हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में
टुकड़े टुकड़े गैंग का नंगा नाच हुआ। तो ये केवल आप अगर इसका विश्लेषण करें तो ये क्योंकि आपने अपने सर की बीमारी को दूर नहीं किया है, ये इसलिए हुआ है।